नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं ओम जायसवाल, आपके अपने ही चैनल स्टडी इन हिंदी, जहां दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। और दोस्तों जीके जीएस की हमारी क्लास है, जो आज हमारी 6वीं क्लास है। इसके पहले की अगर आपने 5 क्लासेस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बहुत ही रिवीजन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम परीक्षा पैटर्न के हिसाब से। और मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज किया जाए, जिससे कि आपको प्रश्न याद हो सके। आपको पता है दोस्तों, 20 नंबर का आपके परीक्षा में आ रहा है। इसकी कंप्लीट जो है आप प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से, इस पर्टिकुलर सेशन से आप कर सकते हैं। रही बात साइंस, रीजनिंग, मैथ, जीके की भी क्लासेस के थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी क्लासेस भी कंटिन्यू रन होने वाली है, तो आप एकदम 100% चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप इसका पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो सबसे पहले आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, आई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर दोस्तों हमारे प्रोफाइल पर भी आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से ले लीजिएगा। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको दिखने लगेगा, आज शाम से वो दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए, पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगेगा। और एकदम पैटर्न के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, मैं आपको इसके बारे में भी क्लास के दौरान बताता रहूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री, गवर्नर किसी पर्टिकुलर राज्य की राजधानी, वहाँ के कितने जिले हैं, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, ऐसे प्रश्न बनते हैं। मतलब मैं जो बताया, इसमें से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अगर आप इन सभी को याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी को याद रखना कठिन तो है, लेकिन हम धीरे धीरे प्रयास के माध्यम से याद कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। तो धीरे धीरे अगर आप पिछले 5 क्लासेस लिए होंगे तो बहुत सारे मुख्यमंत्री के नाम मैं आपको याद करा चुका हूँ। जैसे दोस्तों, मोहन चरण मांझी दोस्तों जो है, ये अगर आपको याद होगा तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों मनोज सिन्हा जो है दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कारनाट संगमा और रेवंत रेड्डी भी आपको नवनिर्वाचित जो है दोस्तों, कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। तो जाहिर सी बात है, आंध्र प्रदेश के सीएम है तो ये होंगे नहीं। तो जब आपको बाकी सीएम याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं कि कारनाट संगमा इज द करेक्ट आंसर। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा, देखिए आपका सी, कारनाट संगमा। जो कि किस पार्टी से है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, ये है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनपीपी। ये भी प्रश्न आ चुका है कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों, इस राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल सन 1970 में। राजधानी इसकी देखिए शिलोंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैटर करता है यही, उस पर्टिकुलर राज्य में कितने लोकसभा सीट हैं, 2, कितने राज्यसभा सीट हैं और कितने विधानसभा सीट है। ये कोड की तरह आपको याद रखना पड़ेगा हर राज्य का, तो आपको 1 नंबर दिला देगा। और इसी पर्टिकुलर राज्य के जो कि राज्यपाल जो है दोस्तों, कौन है, तो जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएंगे CH विजय शंकर, ठीक है। अब मैंने आपको राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उसका आर्टिकल बताया था, तो रिवीजन कर लेते हैं। यह है दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 155। और मुख्यमंत्री के लिए दोस्तों आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 164, ठीक है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अब तो हो गई ये कि हमने इसमें थोड़ा बहुत डिटेल आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब मैंने 3 राज्य को और बताया है, वो कौन कौन राज्य थे, उड़ीसा, मेघालय और देखिए तेलंगाना भी मैंने आपको, सॉरी मैंने आंध्र प्रदेश बता दिया यहाँ पे, आंध्र प्रदेश नहीं होगा ना, हाँ ये रेवंत रेड्डी जो हो जाएंगे ये तेलंगाना के हो जाएंगे, क्षमा चाहता हूँ मैं, ये हो जाएंगे तेलंगाना के ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो बने हैं मुख्यमंत्री, वो नवनिर्वाचित हीरो है ना। अगर आपने उनकी मूवी देखी होगी तो देखते हैं, बड़े बड़े बाल है, घुंघराले घुंघराले नहीं, बड़े बड़े बाल हैं, बताइए कौन है। फिलहाल यहाँ पे मैं अगर बात करूँ मेघालय की, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इसी तरह दोस्तों आपको उड़ीसा का भी याद रखना है। जैसे कि आप उनके मुख्यमंत्री का नाम याद रख रहे हैं कि ये मोहन चरण मांझी है, तो आप गवर्नर का भी नाम याद रखिए, और कितने इस राज्य में लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है, विधानसभा सीट है, इसको भी आपको याद रखना है ना। इसी प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, जो मैं धीरे धीरे आपको याद करा दूंगा। जैसे जिलों की संख्या उड़ीसा में दोस्तों कितनी है, 30 जिलों की संख्या हो जाएगी। मेघालय में देखिए 12 जिलों की संख्या हो जाएगी। तेलंगाना में देखिए 33 जिलों की संख्या आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार प्रश्नों को रिपीट किया गया है ये। तो दोस्तों किसके नेतृत्व में किया गया, तो इसमें हमेशा याद रखेंगे किसका नाम आता है, अली बंधुओं का नाम याद आता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। जो आपका खिलाफत आंदोलन है, ये नेतृत्व इसका किया था अली बंधुओं ने। अब दोस्तों ये समय काल कब का है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी शुरुआत देखिए हुई थी
19 और दोस्तों ये 1994 जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसी के पश्चात ये आंदोलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के पश्चात, देखिए तुर्की की हार के पश्चात ब्रिटेन ने तुर्की पर बहुत सारे कठोर नीतियों का निर्णय किया था, उसको अपना लिया था। तो वही था दोस्तों, इसमें देखिए खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था और तुर्कों को विभाजन में, जिसे तुर्कों का की विभाजन यहाँ इसमें शामिल था, जो उन्होंने नीतियां लाई थी। इसी समय सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई। तो हमेशा याद रखेंगे अली बंधुओं का नाम लिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन और उनके सन आपसे पूछता है परीक्षा में ना, जैसे होम रूल एक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा आपका, रौलक एक्ट भी आपका 1919 में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की दांडी यात्रा भी, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन ना, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, गदर आंदोलन, ये सारे प्रश्न और साल आपसे पूछता है ना। तो आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन तो आप तुरंत बता देंगे सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया और इसे ले लिया गया वापस। कब ले लिया गया? सन 1922 में। रीजन क्या था इसका? चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड की वजह से हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया ना, देखिए यहाँ पे 1942 में से स्टैब्लिश किया गया। दांडी यात्रा कब शुरू किया गया? 1930 में किया गया। और कितने लोगों के साथ दोस्तों, यहाँ पे ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो 78 लोगों के साथ ना, ये भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। मैं आपको रिवाइज कराता चलूंगा, आगे बढ़ते हैं। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? दोस्तों आप सभी लोग सेशन को लाइक क्यों नहीं करते, मुझे नहीं समझ में आता है। देखिए 100% दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहा हूं और कहीं ना कहीं मोटिवेशन थोड़ा बहुत तो मुझे चाहिए ना, बहुत जरूरी है मोटिवेशन भाई सबके लिए, जैसे आपके लिए वैसे मेरे लिए। तो आप लोग जरूर, मैं कोई क्वेश्चन पूछा करूं तो उसका कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट किया करें, जिससे और बच्चे आए पढ़ें अच्छे तरीके से। आपके जो फ्रेंड सर्कल में है तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग को भी शेयर जरूर किया करें, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कितने लोगों को अप्रॉक्सीमेटली सही 9 ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1913 के बाद 1930 में ना रमन इफेक्ट की खोज की थी, सीवी रमन को दिया गया था। फिलहाल 13 की बात की जा रही है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये था रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हों एक उपाधि दी गई थी गुरुदेव, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इनको एक और उपाधि दी गई थी, इन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दिया था ना। कौन सी उपाधि दी गई थी? गुरुदेव तो इनको उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। सही आंसर की बात करेंगे यहाँ पे, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको उपाधि जो दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा वो थी नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। देखिए ये नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को जो हुआ था, उस समय इन्होंने कहा भैया तुम्हारी ऐसी उपाधि की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और इनकी एक कविता संग्रह थी, वो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इनको मिला वो था दोस्तों गीतांजलि ना। तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी जो लंदन में प्रकाशित कविता संग्रह थी गीतांजलि, उसके लिए स्पेशली ये दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? एलिमिनेट कर सकते हैं आप। योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं? यूपी के हैं, ठीक है। ममता बनर्जी दोस्तों कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल की। पुष्कर सिंह धामी ही हैं आपके उत्तराखंड के, और आनंदीबेन पटेल एलजी ऑफ यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए, फोटो में भी देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी को, जिससे आपको याद रहे। तो पुष्कर सिंह धामी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूलों की घाटी ना, ग्रेट हिमालय, ये सारे कह लीजिए जो नेशनल पार्क हैं कहाँ पे स्थित हैं, वो आपका यहीं पर है ना। अब आपको कमेंट करके बताना है सबसे प्राचीन, सबसे पहला नेशनल पार्क जो दर्जा दिया गया वो कौन था, जो उत्तराखंड से ही संबंधित है, ठीक है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मैंने आपको बताया कि इनकी पार्टी का भी नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये किस पार्टी से हैं? तो ये है दोस्तों बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और इसका गठन दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड का किया गया था 9 नवंबर सन 2000 में। किससे टूटा था ये अगर आपसे प्रश्न बने तो उत्तर प्रदेश से दोस्तों ये टूट के उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, ठीक है। और यहाँ के तत्कालीन जो राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह आपके हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय डांस नृत्य दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं कब? देखिए नृत्य दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो हम लोग मनाते हैं अप्रैल के महीने में, 29 अप्रैल को मनाते हैं, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट डे भी हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे
पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, मलेरिया दिवस कब कहलाते हैं, हेरिटेज दिवस कब मनाते हैं ना, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और स्वास्थ्य, ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इन प्रश्नों को कह सकते हैं। ये आपसे पूछा जाता है ना। मलेरिया दिवस अप्रैल के महीने में ही 25 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस देखिए 22 अप्रैल को मनाते हैं। विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल सन 1919 और 7 अप्रैल को जो कि स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि WHO के द्वारा घोषणा किया गया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री दोस्तों कौन बने हैं ना, तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया था, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि प्राचीनतम जल मंत्रालय इनके पास था। अब यहाँ पे कुछ और भी है, इसलिए मैंने पूरा लिया हुआ है, जो आपको बार बार दिखेगा तो वो याद होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे किरण रिजिजू। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम के जो खेल मंत्री हैं ये कौन है दोस्तों, मनसुख मांडविया हो जाएंगे। कोयला मंत्री कौन है, देखिए जो खान जी किशन रेड्डी है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो चिराग पासवान हो जाएंगे। ये मंत्रालय जो है 1 नंबर देगा आपको, बस आप रिवीजन के थ्रू इसे पढ़ते रहिए। कंप्यूटर के में लीफो का पूर्ण रूप क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे इजी भी आपको फुल फॉर्म पूछते हैं, लेकिन ये प्रश्न प्रीवियस ईयर है। अब आप बोलेंगे लीफो ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको कंप्यूटर के सारे पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी उसके फुल फॉर्म है उनको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वैसे लीफो की बात करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट ना ये कह रहा है भैया कि लास्ट इन और जो फर्स्ट है वो आउट हो जाएगा ना, तो ये एक संक्षिप्त रूप है। यह डाटा जो कि संरचनाओं को संभालने की एक विधि है, जिसमें पहले तत्व को अंतिम रूप में और अंतिम तत्व को पहले संसाधित किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म देखिए हो गया लीफो। और भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछता है, जैसे कौन कौन सा जो आपको याद होने चाहिए एकदम 100%। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना। रैम क्या दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम भी आता है, ई रोम भी आता है, ईपी रोम भी आता है, तीनों एक साथ बताता हूं। देखिए पी रोम, इसी रोम के आगे प्रोग्रामेबल लिख दिया गया, ठीक है। पी यहाँ पे देखिए ये देखिए इरेजेबल रोम है, ये ई होगा, यहाँ पे देखिए ई रोम होगा ना। हाँ अब यहाँ पे देखिए ईपी रोम है, ये इलेक्ट्रॉनिकली ईपी रोम है ना, इसमें बस थोड़ा सा ईपी का डिफरेंस है, आपको ये देखना पड़ेगा ना। ई रोम हो जाएगा तो ईपी रोम उल्टा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल जो कि मेमोरी, समझ में आया, रुकिए फिर से बताता हूं मैं आपको। देखिए रोम समझ गए, पी रोम है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये ईपी रोम है, तो अगर इसके आगे ई लग जाए तो बस यही रहेगा सब, यहाँ पे इरेजेबल जुड़ जाएगा, बस यही चीज़ है। जैसे आपका HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा, FDD है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो जाएगा ना। जैसे कि DVD है, डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। SMPS जो पहले CPU में लगता था बड़ा बड़ा लाइट के लिए। स्विच मोड पावर सप्लाई, अगर आपने पुराना, मैंने तो किया हुआ है इसलिए मुझे अच्छे से याद है, उसमें लगता था लाइट सप्लाई, अक्सर वो जल जाता था SMPS, उसका ज़्यादा महंगा नहीं मिलता था, 600-700 का मिलता था, फिर वो बन भी जाता था। तो इस प्रकार से आपको याद रखने पड़ेंगे, इनपुट आउटपुट याद रखने पड़ेंगे ना, उनका जो भी ट्रांजिस्टर ये सब जो काल है वो भी आपसे पूछा जाता है। पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या है ये भी बताऊंगा। सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों, सन 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था। 22 दिसंबर सन 1953 में फजल अली उस समय न्यायमूर्ति थे, इन्हीं की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इस आयोग में 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, इनका भी नाम आपने शुरू होगा, और KM पडिक्कर। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट में, जिसमें 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ इसी के द्वारा, और इसी अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। सन 22 दिसंबर इसका गठन किया गया था, 22 दिसंबर सन 1953। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए बहुत सारी ऐसी संधियां हुई हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आंग्ल मैसूर जो है प्रथम पूछा जा रहा है, मैं आपको सारा बताऊंगा, तो थोड़ा सा अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा, अच्छे से आपको याद होगा। दोस्तों ये हुआ था सन 1767 से लेके 69 के बीच में ना।
प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में दोस्तों हुआ था, जो कि 1767 से लेकर 2 साल 69 तक चला और हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की थी। तो हैदर अली इसमें जीत गया था। अब देखिए कुछ कुछ संधियां हुई हैं प्रथम में, द्वितीय में। उस समय जनरल कौन था ये भी आपसे पूछता है, जैसे वेलेस्टर उस समय देखिए जनरल था इसमें। तो ये इसलिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको ये दिख रहा है सही तरीके से तो मैं आपको यहाँ पे चारों बताना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये है हमारा युद्ध, ये है हमारा समय काल, इसमें कौन सी संधियां हुई हैं और कौन से गवर्नर हैं, ये आपसे पूछा जाता है। क्लियर? तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये था आपका 67 से 69, मतलब 6, 7 और 7, 9। और इसमें कौन सी संधि हुई, एक प्रश्न भी मैंने लिया है, भी उससे क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए हुई मद्रास की संधि, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मद्रास की संधि कभी, तो आप डेट भी बता सकते हैं किस समय हुई थी, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पे हुई थी, ठीक है। अब दूसरा जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, ये हुआ था भैया यहाँ पे 1 साल बाद, कह लीजिए 80 से 84, नहीं 1 साल बाद नहीं, 11 साल बाद, 80 से 84 में। और दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें भी एक संधि हुई, मंगलोर की संधि हुई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो कि वॉरेन हेस्टिंग जो था वो इस समय गवर्नर था। इसके बाद देखिए 90 आ गया, 1790 से लेके 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ और श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, याद रखेंगे ना, कार्नवालिस इस समय गवर्नर था। चतुर्थ जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1799 में और इस समय जो गवर्नर था वो था वेलेस्ली। तो ये संधियां आपसे पूछता है, मैंगलोर की, मद्रास की, श्रीरंगपट्टम की, और भी मैं आगे बताऊंगा उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? जी हाँ, आप लोग को हल्का प्रश्न लग रहा होगा लेकिन भारी प्रश्न है ये, और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। इनका नाम है पंक्ति पांडे, जो आप फोटो में भी देख सकते हैं यही। तो वैज्ञानिक हैं ये पंक्ति पांडे, जो टिकाऊ जीवन और पर्यावरण संरक्षण की दिशाओं में लगातार इनकी प्रयास की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण को बचाना, हर चीज। और साइंटिस्ट होते हुए भी ये इतना ध्यान दे रहे हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। पंक्ति पांडे, याद रखेंगे 2024 में इनको ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यूएन के 8वें महासचिव कौन है? अब देखिए यूएन के बारे में भी आपको बताऊंगा, यूनाइटेड नेशन। यूएन के 8वें पूछ रहा है, करंट का नहीं पूछ रहा है ना। अगर करंट का पूछता तो आप एंटोनियो गुटेरेस बता देते, क्योंकि इनका कार्यकाल जो चलेगा वो चलेगा 2026 तक और अभी चल रहा है 2025। तो भैया ये हमारे वर्तमान के हो गए, तो बचा 3 ऑप्शन। तो 8वें दोस्तों जो थे वो थे बान की मून, ठीक है, सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। कौन थे? बान की मून, जिनका कार्यकाल था कब तक के, 1 जनवरी 2017 से लेके 7 से लेके 31 दिसंबर सन 2016 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में देखिए हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। अब यूएन से संबंधित जीके देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी सन 1945 में। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम लोग 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके प्रथम महासचिव के बारे में प्रश्न आया है, तो ट्रिगवेली थे, ठीक है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यूएन से ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, 100% आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी तक वीडियो सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो मैं क्या ही बोलूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको रनिंग में दी जा रही है। जीके जीएस तो 100% मैं आपको याद करवा दूंगा अगर आप मेरी सारी क्लासेस लेते हैं। इसके पहले के क्लासेस अगर आपने नहीं लिए हैं तो पहले उनको भी लीजिए, जाके जरूर से लीजिए। 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दोस्तों दिया गया, किसे दिया गया? तो आपको पता है स्मृति ईरानी पूर्व में थी, तो अभी भैया ये हार गई तो इनको नहीं मिला है। निर्मला सीतारमण तो एकदम कहर ठाई हुई है मिडिल क्लास में, तो हमारी वित्त मंत्री है यहाँ पे। सही आंसर कौन होगा भाई? अन्नपूर्णा देवी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी। बाकी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया है, इसका रिवीजन करा चुका हूँ। हाल ही में आयोजित 17वें पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्र टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड है। देखिए अंतर 17वां ओलंपिक जो है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से। विज्ञान ओलंपियाड, भारत में छात्र के कुल देखिए 3 स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत ने कुल 8 पदक जीता था, जिसमें कि 3 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 3 ब्रॉन्ज था, जिसका आयोजन चाइना में किया गया था अगस्त के महीने में, ठीक है, याद रखेंगे।
मद्रास की संधि, देखिए आ गया क्वेश्चन ना। तो अब आपको मैंने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब बताया था, सन 1767 से 69 के बीच में, ठीक है। और दूसरा जो था वो कब था, 80 से 84 के बीच में। तो भैया यहाँ 17 वाला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है लास्ट में दिया गया था। तो देखिए ये हुआ था सन 1769 में। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का केस को समाप्त कर दिया गया था इसी संधि के साथ। यह ब्रिटिश और मंसूर के हैदर अली के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आइए एक बार देखते हैं कौन कौन सी संधियां हैं जो बार बार पूछा जाता है और उनका सन क्या है। क्लियर, ये प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में। जैसे सूरत की संधि ना, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे सन 1775। देखिए सालबाई की संधि ये है आपका सन 1782। बेसिन की संधि, ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, सन 1802 में। ग्वालियर की संधि दोस्तों ये हुआ था आपका 1817 में। पूना की संधि ये हुआ था दोस्तों आपका 1817 में। सुगौली की संधि ये हुआ था 1816 के बीच में। पुरंदर की संधि देखिए ये भी है इंपॉर्टेंट आपका 1665 में। मंगलौर की संधि सन 1784, ठीक है। और श्रीरंगपट्टम की संधि सन 1792 में, ठीक है। अब मंगलौर की संधि जो हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, और दोस्तों जो आपका रंगपट्टम की संधि हुई थी वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, ठीक है, जो कि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। देखिए ये सारे डेट्स आप एक बार में याद नहीं कर पाएंगे, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, याद हो जाएगा। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ठीक है जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या था ना। पहला नाभिकीय रिएक्टर दोस्तों उसका नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी पता दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अप्सरा ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने। दोस्तों ये किया गया था 1957 में। तो 20 जनवरी सन 1957 में नाभिकीय रिएक्टर की औपचारिक तौर पे उद्घाटन की गई थी, और जिसका नाम रखा गया था देखिए अप्सरा। और इसी दिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 3 ऑपरेटिंग रिसर्च रिएक्टर थे। कौन कौन से, पहला था अप्सरा, दूसरा था साइरस, और तीसरा था देखिए ध्रुव, ठीक है। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है इसके लिए। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ, ठीक है। तो यहां पे देखिए नेपाल साथ मैंने आपको बताया था सूर्य किरण, ठीक है। चीन के साथ दोस्तों आपको बताया था मैंने हैंड इन हैंड, ठीक है। जापान के साथ मैंने आपको बताया था धर्मा गार्जियन। तो सही जाएगा यहाँ पे आंसर देखिए मलेशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका तीसरा संस्करण था जो विशाखापट्टनम में हुआ था, और भारत और मलेशिया के बीच में दोस्तों ये हुआ था। अच्छा ये क्वेश्चन ही आ गया, चलिए। धर्मा गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ दोस्तों है, दोस्तों ये आपका जापान के साथ है ना। और इसका 5वां संस्करण किया गया था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, इसका 5वां संस्करण दोस्तों था। अब आइए देखते हैं कुछ जो 2024 के में हुए इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2025 में एग्जाम होने वाला है तो पूछेगा। दस्तलीक आपको पता है पहले भी ये भारत और उज्बेकिस्तान के साथ है, लेकिन 2024 में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। खंजर 2024 भारत और किर्गिस्तान। डेजर्ट साइक्लोन मैंने बता दिया, देखिए लमित्ते भारत और सेशल्स के बीच में। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश के साथ एक और है, वो है दोस्तों आपका संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका साइंस का क्लास में अलग से चलाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन इसमें भी इंक्लूड करूंगा ना। सही आंसर हो जाएगा देखिए बीजाणु, उसको हम लोग बोलते हैं। अंडाशय के अंदर जो मनके की संरचना होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं। इसका अच्छे से बताऊंगा मैं। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित नहीं है ना। तो अगर आप माउंट आबू के बारे में जानते हैं, देखिए बिमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, वास्तुपाल मंदिर, ये तीनों जो पाल हैं दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों हैं। लेकिन सॉरी काशी विश्वनाथ नहीं, तीसरा। बाकी जो विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो ज्योतिर्लिंग में आता है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है ना, जहाँ से आपको ये क्लास देखने के लिए मिल रही है। और इस समय भैया कुंभ की वजह से बनारस का भी हालत खराब है, इतना ट्रैफिक की पूछो मत। चलो
आगे बढ़ते हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? फिलहाल ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिनेश कुमार त्रिपाठी, विजय लाल, विजय राम चौधरी और उपेंद्र द्विवेदी। आपको बताया था मैंने, थल सेना अध्यक्ष जो हाल ही में बदले थे सितंबर 2024 में। देखिए उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये थल सेना अध्यक्ष हैं, विजय राम चौधरी वायुसेना अध्यक्ष, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना अध्यक्ष हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये हैं दोस्तों भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब देखिए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। तो दोस्तों ये हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं जनवरी के महीने में 15 जनवरी को। तो ये इस प्रकार से प्रश्नों को जोड़िए तो आपको अच्छे से दिमाग में आएगा, याद होगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। और आज का सवाल ना, बिल्कुल आज का सवाल जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है ना, सभी लोगों को। वो है दोस्तों कि 100 रुपए का जो भारतीय नोट है इस पर किसका चित्रण किया गया है? 100 रुपए का जो भारतीय नोट है इस पर किसका चित्रण किया गया? मैं उस स्लाइड को ले नहीं पाया आज, लेकिन कल से कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 100 रुपए में, जैसे 10 रुपए में आपको बताया था मैंने कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 50 रुपए में हम्पी है, तो 100 रुपए में क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताएंगे, ये वाला प्रश्न कभी नहीं भूलेंगे। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसका कमेंट करके उत्तर दीजिएगा ना। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये वाली क्लास कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करके बताएं। क्या ये वाली क्लास डेली चलनी चाहिए, आपको ये ग्रुप डी एग्जाम तक चाहिए, तो आप वो भी बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ आप लोगों के लिए और आगे करता भी रहूँगा, नो डाउट। आपको मिलते रहेंगे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे, और बाकी जो क्लासेस हैं वो भी जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जरूर से सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।